यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो 10 से 12 साल की अवस्था में ही अनाथ हो जाए और अपने माँ मामी के पास पल रही होती है। नमिता चारपाई पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। वो जोर जोर से अपनी भांजी को आवाज लगाते हुए, अरे राधिका कहाँ रह गई? चाय वाय मिलेगी या नहीं? राधिका बोली, मामी जी अभी लाती हूँ। राधिका चाय लेकर आती है। नमिता बोलती है, तेरे मामा जी का फोन आया है। शाम को उनके दोस्त का लड़का घर आ रहा है। कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देना। वह फौजी है और हमसे इतनी दूर से मिलने आ रहा है। जब वह छोटा था तभी मिली थी मैं उससे। अगर लड़का पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन है ना मीना, उससे शादी की बात चलवानी है। कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीद लाती हूँ। मामी बोली, ठीक है, अब चली जा और सूरज ढलने से पहले जल्दी से सब्जियां लेकर लौटना। शाम हो जाएगी। और देख, कल सुबह और शाम के लिए अच्छी अच्छी सब्जियां ले आना। राधिका बोली, ठीक है मामी जी। और इतना कहकर अपना दुपट्टा गले में डाल थैला लेकर निकल पड़ी। बाजार के लिए राधिका 18 साल की, गेहुआ रंग, लंबे घने बाल, गोल चेहरा, खूबसूरत लड़की जिसकी आंखें नीली समुंदर की गहराई लिए, जिसमें से अथाह वेदना का सागर झलक रहा था। झलके भी क्यों ना, बेचारी के माँ बाप उसको छोड़कर मर गई और दुनिया में उसका कोई नहीं था। मामी के साथ ही रहती थी। ना तो वह पढ़ पाती थी, बस उसकी मामी उसे हर समय काम ही करवाती। उस पर जरा भी दया नहीं आती। माँ बाप के जाने के बाद बेचारी की पढ़ाई छूट गई। जैसे तैसे तो मामा मामी घर में रखने को तैयार हुए थे। मामी नमिता दिन भर ऐसे ही खटिया पर बैठे बैठे राधिका को आदेश देती रहती है। सर्दियों के दिन है काम की तो जैसे फहरिस्त खत्म होने पर नहीं आती। राधिका बेचारी को 2 घंटे के लिए भी आंगन में धूप नहीं सेकने देती। अगर राधिका ना हो तो मामी के घर में मक्खियां भिन भिनाई जाए। उसने घर के कच्चे आंगन को गोबर से लिपकर सुंदर बना रखा है। किनारे पर कुछ गुलाब के पौधे भी लगा दिए हैं। कुछ मिर्ची और टमाटर के पौधे भी लगा रखे। आंगन के बीच में एक तुलसी जी का चौराहा है, जिसमें सुबह शाम हर रोज वह दिया जलाती है। वैसे तो नमिता की अपनी कोई औलाद नहीं है, फिर भी वह राधिका की कदर नहीं करती। राधिका भी सब सुन लेती है। उसे यह लगता है कि दुनिया में मामी के अलावा और कोई भी तो उसका नहीं है। अब राधिका बाजार पहुंच चुकी थी। उसने कुछ हरी सब्जियां, गोभी, मटर वगैरह और पालक, सरसों आदि खरीद लिया और घर की ओर चल दी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का उसके पीछे चला आ रहा था। उसने अपनी थोड़ी रफ्तार बढ़ा दी, परंतु थैला भारी होने के कारण वह ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थी। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंची। वह अब भी तुलसी के चौहरे तक ही पहुंची थी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। राधिका ने दरवाजे की दस्तक को अनसुना कर दिया और रसोई की तरफ चल दी। इतने में उसकी मामी ने दरवाजा खोला और खुश होते हुए, अरे जसपाल, तुम भीतर आओ। राधिका, एक जरे का जसपाल आया है, तुम जरा पतीले में पानी गर्म होने को तो चढ़ा दो, हाथ मुंह धो लेगा, ठंड बहुत है। तो राधिका रसोई में से बोली, जी मामी जी, अभी चढ़ाती हूँ। उसकी मामी कहने लगी, जल्दी से पालक और प्याज के पकौड़े बना ले, और हाँ, चाय भी चढ़ा देना। ठीक है अच्छे मामी। और राधिका ने पूछा, और कुछ तो नहीं? अभी इतना कर ले, और टमाटर, हरा धनिया, मिर्च दे देती, साफ करके सिल पर चटनी पीस देती, तभी तो पकौड़े खाने का मजा आएगा। तेरे मामा भी आ रहे होंगे। नमिता राधिका से कहने लगी, देती हूँ मामी। और थोड़ी देर में राधिका ने स्नान घर में पानी गर्म करके रख दिया और बोली, मामी पानी रख दिया है, मेहमान से कहो कि हाथ पैर धो ले। मामी ठीक है। तब तक राधिका के मामा मोहनलाल भी आ गए थे। उन्होंने भी अपने हाथ पांव धोए। तब तक राधिका ने चाय, गरम गरम प्याज और पालक के पकौड़े टमाटर की चटनी के साथ सब बातें करते हुए खाने लगे। गरमा गरम मूंगफली खाई। 2 घंटे के अंदर राधिका ने रात का खाना भी तैयार कर दिया। आलू टमाटर की सब्जी, आंवले की चटनी, मिर्ची का अचार और मेथी के गर्मा गर्म परांठे। खाना खाने बैठे। जसपाल बोला, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। राधिका नजरें नीचे करके मुस्कुराकर चली गई। मोहनलाल जी खुश होते हुए बोले, यह मेरी भतीजी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। अगले दिन राधिका को जागने में थोड़ी देर हो गई। नमिता ने राधिका की अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी। महारानी जी दिन चढ़ाया है, कब तक सोगी? यह सब जसपाल ने भी देखा। बस राधिका तो रोते हुए रसोई में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर दिया और नमिता से बोली, मामी नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। नमिता बोली, ठीक है ठीक है।
आज तो देर कर दी तूने, लेकिन कल से यह सब नहीं होना चाहिए। तभी मोहनलाल नमिता से बोला, भाग्यवान हमेशा क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो? दिन भर तो सारे काम में लगी रहती है। बेचारी जागने में थोड़ी देर हो गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। नमिता कहने लगी, जब इसकी शादी होगी ससुराल में तुम ही पैरवी करने चले जाना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, छोटी सी जान सारा दिन घर संभालती है। कभी कभार तो कोई गलती हो गई तो नजरअंदाज कर दिया करो, ठीक है? राधिका बोली, मामी नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लो सब। आलू के परांठे, रायता और हरी चटनी, गाजर का हलवा, सबने खूब अच्छे से गर्मा गर्म नाश्ता किया। राधिका ने भी वहीं आंगन में लगे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरा और अपने बर्तन साफ करने लगी। जसपाल भी धूप में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार तो एक बहाना था। वह अखबार की ओर से राधिका को देख रहा था। एकाएक राधिका ने ध्यान दिया, जसपाल उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अंदर चली गई। राधिका को जसपाल का ऐसे देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कहती भी तो किससे वह जानती थी कि उसका अपना समझने वाला कोई नहीं है। सुबह से लेकर सिर्फ काम में लगी रहती है, शाम तक पढ़ाई लिखाई का तो पता ही नहीं। राधिका के लिए कुछ नया नहीं, रोज का काम सुबह से शाम तक और मामी की डांट, बस यही बचा था। उसके जीवन में सुख के दिन तो जैसे कभी देखे ही नहीं थे। बेचारी ने यही सोचते सचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी। सर्दियों के दिन थे, दिन भी जल्दी ढलता है सर्दियों में। नमिता को शाम की चाय की तलब उठने लगी। उसने राधिका को पुकारा, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? अब तो सूर्य भी विदा हो गई, ला शर्म है कि नहीं? मामी की आवाज सुनकर राधिका झट से उठी, रजाई से बाहर आने का उसका मन तो नहीं था, पर फिर भी उसने जल्दी से उठकर आंगन में आकर नमिता से कहा, अभी बनाती हूँ मम्मी। क्या है ना, वो जरा आंख लग गई थी। और ये सुन नमिता कहने लगी, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेना, मैंने हरे मटर छील कर रखे हैं, जरा तल लेना। राधिका कहने लगी, ठीक है मम्मी, और इतना कहकर वह रसोई में चली गई। जसपाल सोचता रहता है, इतनी भली लड़की के प्रति नमिता चाची का जो व्यवहार है वह बहुत ही दुखदायक है। इतना काम करने के बाद भी उसकी इस घर में यह इज्जत है। शाम की चाय के बाद नमिता पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। राधिका रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी जसपाल रसोई घर में पानी पीने के बहाने आ पहुंचा। रसोई में अचानक से जसपाल को देखकर राधिका थोड़ा घबरा गई। आप घबराओ नहीं, मुझे तो बस पानी पीने के लिए चाहिए था। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। राधिका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से आ गई इसलिए मैं जरा चौंक गई। अभी पानी देती हूँ। राधिका ने लोटे में रखा पानी गिलास में डालकर दे दिया। क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो राधिका कहने लगी, जी कहिए, क्या कहना चाहते हो? आपसे एक बात पूछूं? जसपाल ने सवाल किया। नमिता चाची आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, आप कैसे इतना सब कुछ सह लेती हो? मुझे तो उनका बर्ताव बहुत बुरा लगता है। इस पर राधिका गुस्से में बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरी मामी है और मेरी माँ के समान है। आपको उन्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी बीच नमिता घर में दाखिल हुई। दरवाजा भी पहले से खुला हुआ था। उसने जसपाल और राधिका को रसोई घर में आपस में बातें करते हुए देख लिया था। इतनी और खरी खोटी सुनाई राधिका को। नमिता बोली कि मेरे सामने तो बहुत ही सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे यह गुल खिलाए जा रहे हैं। यही दिन देखना बाकी रह गया था। उसने राधिका को बड़ी खरी खोटी सुना दी। जसपाल बोला, चाची आप गलत समझ रही हैं, मैं ही रसोई में पानी पीने आया था। लेकिन नमिता तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस अपने आप के देखे पर ही भरोसा था। तब तक मोहनलाल जी भी आ गई, लेकिन नमिता तो जैसे आज चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था इस लड़के को तो उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था। अगर ऐसा नहीं हो सका तो मायके वालों को क्या जवाब देगी? राधिका ने तब तक खाना तैयार कर लिया था। फुक जबली, मामी पहले सब लोग खा लो और सुनाना है बाद में मुझे सुना लेना। पराए घर का लड़का हमारे घर आकर रुका है, भाग्यवान, जरा उसकी तो कुछ इज्जत कर लो। लेकिन अमिता तो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। अब जसपाल से देखा नहीं गया तो वह अपना सामान उठाकर जाने लगा। मोहनलाल ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। बेटा ऐसे रूठ कर मत जाओ, खाना बन चुका है, 2 निवाले खाकर चले जाना।
वहां दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जसपाल ने दोनों हाथ जोड़कर मोहनलाल से माफी मांगी। नमिता और मोहनलाल के चरण छूकर और एक झलक राधिका की ओर देखकर जसपाल उसी समय उस घर से निकल गया। मोहनलाल ने नमिता से कहा, नमिता तुमने अच्छा नहीं किया। बच्चे का बहुत दिल दुखाया तुमने। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। तो नमिता हाथ नचाते हुए बोली, दुनिया जहान को खुश रखने का ठेका मैंने ही तो ले रखा है। उस रात को किसी ने भी खाना नहीं खाया। उधर बेचारी राधिका का रो रो कर बेहाल कर लिया था। अपनी किस्मत को कोस रही थी। आखिर वह पैदा ही क्यों हुई। आज उसकी वजह से एक ऐसे इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई जिसकी कोई गलती नहीं थी। उसको तो जीने का हक नहीं है। और यही सोचते सचते पता नहीं राधिका की आंख लग गई। दूसरे दिन सब वैसे ही अन्य दिनों की तरह सब सामान्य चल रहा था। तभी सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहनलाल जी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही देखा कि उनके मित्र हरपाल खड़े हैं। उनसे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी और कल रात को जो उनके बेटे के साथ नमिता ने बर्ताव किया था उसके लिए हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हरपाल मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, मुझे जसपाल ने सब बता दिया है। रिश्ते की बात करने आया हूं। मैं चाहता हूं राधिका, बिटिया और जसपाल की शादी हो जाए। मोहनलाल मुस्कुराकर अब बोले, अरे यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। आपने हमारी राधिका को अपने घर के काबिल समझा और जसपाल हमारी राधिका से विवाह करने के लिए तैयार है। एक अनाथ लड़की को एक अच्छा ससुराल मिल जाए और मुझे क्या चाहिए। नमिता भी बाहर आ गई और शादी चाहे जो करो, मैं इसकी शादी में एक फूटी कौड़ी खर्च करने वाली नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हो। मोहनलाल बोले। हरपाल बोला, भाभी जी, राधिका भी तो आपकी बेटी के समान है। ऐसी बेटी बड़े भाग्य से मिलती है। लक्ष्मी का रूप ऐसी बातें ना करें। उसके बारे में मोहनलाल जी नमिता को समझाते हुए बोले, भाग्यवान, कुछ तो भगवान से डर ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी। पाप पुण्य भी तो कुछ होता है। तू तो अपने अहम में लगता है सब कुछ भूल गई है। नमिता कहने लगी, रहने दो रहने दो, यह पाप पुण्य का अंतर मुझको मत समझाओ। एक बार जो कह दिया सो कह दिया और नमिता के आगे एक भी ना चल सकी। मोहनलाल और हरपाल ने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया कि शादी तो होगी, लेकिन अभी शादी मंदिर में होगी। मोहनलाल ने राधिका से पूछा। राधिका शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह मामी का दिल दुखाकर इस प्रकार विवाह नहीं करना चाहती थी। हाथ जोड़कर मोहनलाल जी ने हरपाल से विदा ली। राधिका अपने मामा से बोली, क्षमा करें मामा जी, लेकिन मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं हूं। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं, जहां बड़ों का दिल दुखे। और वह जैसी भी है लेकिन है तो मेरी मामी, मैं उनका दिल दुखाकर नहीं कर सकती। इतने सालों से वह मुझे अपने साथ रख रही हैं और मैं उनके सारे एहसान भूलकर स्वार्थी हो जाऊं। जिस दिन मामी इस विवाह के लिए राजी हो जाएगी, मैं उस दिन शादी कर लूंगी। हरपाल जी बोले, बहुत ही भाग्यशाली है तुम्हारी माँ। तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। तेरे जैसी बेटी घर की बहू बनाकर अपने आप को धन्य समझूंगा। हमेशा खुश रहो। बेटा, जब से जसपाल की माँ दुनिया से गई है, मेरे आंगन से रौनक चली गई है। तो घर में आ जाएगी तो जैसे रौनक वापस आ जाएगी। मेरे आंगन में कोई बात नहीं। जैसी तेरी मर्जी वैसे जसपाल को समझाने में मुश्किल होगी। मेरा जसपाल बहुत समझदार। हरपाल हाथ जोड़कर मोहनलाल से नमस्ते करके दुखी मन से वापस लौट रहा था। राधिका के मन में विचार उठ रहे थे। शादी तो चलो सही है, वह मुझसे करना चाहते थे, आखिर मैं करती भी क्या। उस समय मुझे जैसा सही लगा वह मैंने कह दिया। राधिका के मन में तरह तरह के विचार जो उठ रहे थे और खुद ही उनका समाधान कर रही थी। फिर 2 दिन की पहचान में कोई शादी के लिए हाँ थोड़ी ही करता है, और मैं उसे प्यार भी नहीं करती, पसंद भी तो नहीं करती। राधिका अपने आप ही सवाल जवाब कर रही थी, उनके उत्तर दे रही थी। उसने नाश्ता बनाया और मामा मामी के पास ले जाकर बोली, छोड़ो भी मामी, कब तक गुस्सा होकर बैठी रहोगी। लो, नाश्ता कर लो। और हाँ, यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। और इतना कहकर राधिका की बात सुनकर मोहनलाल जी की आंखें नम हो गईं, खुश हो गईं। वह अपनी पत्नी नमिता से बोले, तुम यह ममता क्यों नहीं पढ़ पाई। यह राधिका तेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। अरे भाग्यवान, अब तो इस पर थोड़ी सी ममता बरसा दे। एक बार अपना प्यार भरा हाथ इसके सिर पर रख दे। थोड़ा सा प्यार दे दे एक बार। अजी, अब रहने भी दो, यह ज्ञान की बातें। तुम्हारे उपदेश खत्म हो गए हो।
तो मैं नाश्ता कर लूं। मोहनलाल जी बोले, तुझे समझाना तो पत्थर पर सिर फोड़ने के बराबर है। तू कभी नहीं समझेगी, चाहे तेरे लिए कोई जान की बाजी लगा दे। हरपाल ने अपने घर पहुंचकर सारी बात जसपाल को कह दी। बोला, कोई बात नहीं पापा जी, मैं राधिका से बात नहीं करूंगा जब तक वह नहीं करेगी। इसके पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा। उसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं जीवन भर उसका साथ निभा सकता हूं। राधिका की जिंदगी रोजमर्रा की तरह फिर से पटरी पर चल पड़ी थी। सुबह शाम का वही काम, फिर शाम को बाजार जाकर सब्जी लाना। सब्जी लेने गई तो क्या देखती है, जसपाल उसका इंतजार करता हुआ बाजार में खड़ा था। राधिका ने जसपाल को देखा तो थोड़ा सा घबरा गई, बचकर निकलकर जा रही थी। तभी जसपाल ने आवाज दी, राधिका जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधिका बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर राधिका तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी। जसपाल राधिका के पीछे पीछे आने लगा। राधिका को तो बहुत गुस्सा आया। उसने जसपाल से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है और क्या बचा है? क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। इतना सुनकर जसपाल के कदम थोड़ा थम गए। कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो यह बात है, आप मुझे पसंद नहीं करती। माफ कीजिए राधिका जी, आज के बाद मैं कभी आपके पीछे नहीं आऊंगा। यह बात मुझे पता नहीं थी। मुझे लगा था कि आप भी मेरी तरह मुझे पसंद करती हैं। जसपाल बेचारा मायूस होकर वहां से वापस चला। राधिका ने इतना सब जसपाल से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत दुख हो रहा था कि गुस्से में इतना कुछ कह दिया। घर जाकर राधिका रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। अचानक उसका मन इतना भारी हुआ, घुटनों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। इतने में उसे बाहर से मोहनलाल जी की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, लगता है मामा जी आए जी आ। वह फौरन अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग गई। मोहनलाल जी रसोई में आए और राधिका से आकर बोले, आज जसपाल मिला था तो बेटा मैंने उससे पूछा, कुछ काम था, किस लिए आए थे? जसपाल बोला, राधिका से कुछ सवाल के जवाब चाहिए थे जो मिल गए। मुझे लगा था जैसे मैं राधिका को पसंद करता हूं, वह भी मुझे पसंद करे, परंतु ऐसा नहीं है। राधिका दुखी होते हुए बोली, मामा जी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। जो हो नहीं सकता तो क्यों हम उसके पीछे पड़े, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। इतना प्यार करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इतना कहकर मोहनलाल जी रसोई से बाहर आ गए। उधर आज जसपाल अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी हरपाल बोला, मुझे पता था वह मना ही करेगी। बहुत ही भली लड़की है। मुझे पता था वह पहले औरों का सोचती है, फिर अपने बारे में सोचती है। तू निराश मत हो, फिर कोशिश कर। जल्दी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि तेरे जाने से पहले तेरी सगाई मैं उससे करवा दूं। अपने बाबूजी की बात सुनकर उसको यह तो यकीन हो गया कि आज ना तो कल, कल नहीं तो परसों एक ना एक दिन राधिका इस विवाह के लिए तैयार हो जाएगी। और जसपाल इसी उम्मीद से राधिका से मिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन राधिका है कि जसपाल को देखती भी नहीं थी। ऐसे ही हफ्ता बीत गया। जसपाल ने राधिका को फिर बाजार में देखा। राधिका उस दिन बहुत जल्दबाजी में थी, बहुत घबराई हुई थी। जसपाल को देखकर राधिका बोली, चलिए आप क्यों, क्या हुआ? मामी जी सीढ़ियों से उतरते हुए छत से गिर गई। जसपाल राधिका के साथ घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर साहब ने नमिता का मुआयना किया। नमिता को होश तो आ गया था, लेकिन उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी। उसे अब महसूस हो चुका था कि वह बचने वाली नहीं है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, आंखों में आंसू। उसने राधिका और जसपाल को अपने पास बुलाया और एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए उसने राधिका का हाथ जसपाल के हाथों में देते हुए इशारों इशारों में माफी मांगी और बिना कुछ बोले ही प्राण त्याग दिए। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। मोहनलाल जी बोले, चलो अपने अंतिम समय में ही भलाई का काम तो करके गई। बस शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ऐसा कहते हुए मोहनलाल की आंखों से आंसू टपक पड़े। अंतिम संस्कार के समय हरपाल जी आए हुए थे। उन्होंने साधना दी। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। अब तक नमिता की तेवी भी हो चुकी थी। मोहनलाल जी ने हरपाल जी और जसपाल को खाने पर बुलाया और बोले, आज आप लोगों को खाने पर बुलाने का कारण था क्योंकि जसपाल की छुट्टियां ज्यादा नहीं बची थीं, क्योंकि वह तो फौजी था।
इसलिए तो उसे समय पर नौकरी के लिए जाना था। इसलिए मैं चाहता हूं कि जसपाल और राधिका की सगाई कर दी जाए। फिर यही नमिता की आखिरी इच्छा थी। हरपाल जी बोले, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया क्योंकि भाभी जी को गए हुए महीना भी नहीं हुआ। ऐसी बातें करना उचित नहीं। बोले कुछ दिन के लिए रोक तो देते, लेकिन फिर जसपाल की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं। सगाई कर देते हैं और शादी अगली बार जसपाल छुट्टी लेकर घर आए। मोहनलाल जी बोले, बहुत बढ़िया मित्र, तो फिर ठीक है। कल आप अपने शहर जाएंगी, फिर परसों वापस आएंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। हम सब लोग यहीं रहकर खरीदारी करते हैं। हरपाल जी बोले, बहुत अच्छा मित्र, जैसी आपकी इच्छा, हमें क्या परेशानी हो सकती है भला। दूसरा दिन खरीदारी में और तैयारियों में निकल गया। शाम को सब बहुत थक चुके थे। राधिका ने जल्दी से शाम की चाय बनाई, फिर रात को खाने की तैयारी करने लगी। मोहनलाल जी बोले, बेटा तू भी बहुत थक गई होगी। राधिका, मैं तेरी कुछ मदद कर देता हूँ। तो राधिका बोली, नहीं मामा जी, मैं सब कर लूंगी, बस आप थोड़ी सी सब्जियां काटने में मेरी मदद कर दीजिए। मोहनलाल जी बोले, गरमागरम बैंगन का भरता, चटनी, भुने हुए आलू और मक्खन के साथ रोटी, यह तो बहुत अच्छी बात है। राधिका अपना काम करने में लग गई। चूल्हे से उड़ रही आग की सुनहरी लपटों की रोशनी से राधिका की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। वह कभी अपने गालों पर आ रही लटों को संभालती तो कभी आंखों में लग रही चूल्हे की लकड़ियों की झल से आंखों को अपने दुपट्टे से पूंछती। उसका सौंदर्य देखते ही बनता था। जसपाल तो बहुत खुश था। कल राधिका के साथ उसकी सगाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसे राधिका की दिल की बात पता नहीं चली थी। वह राधिका के मन की बात जानना चाह रहा था। रात का खाना खाने के बाद मोहनलाल और हरपाल जी दिन भर के थके होने के कारण जल्दी सो गए। राधिका बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरने जा रही थी कि जसपाल ने कहा, आप छोड़िए, मैं बाल्टी भर देता हूँ। राधिका बोली, नहीं नहीं, आप काम मत कीजिए, आप तो हमारे मेहमान हैं। तो वह राधिका को छेड़ते हुए बोला, मेहमान तो आप हैं हमारे दिल की। बताइएगा, कब आप रहने आएंगी। राधिका शर्माकर नजरें नीची कर लेती है। तभी जसपाल बोलता है, तुम्हें वैसे कहने में शर्म आ रही है तो कल सुबह लिखकर बता देना कि आप मुझसे प्यार करती है या नहीं। सुबह राधिका एक पत्र में हाँ लिखकर जसपाल को दे देती है। जसपाल की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। राधिका ने लिखा था, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों की साधारण ढंग से गांव के कुछ लोगों को बुलाकर सगाई हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। जसपाल की छुट्टियां समाप्त होने लगती हैं और उसके जाने का समय निकट आ जाता है। जसपाल को राधिका भारी मन से विदा करती है। किस तरह छुट्टियां बीत गईं, दोनों को पता ही नहीं चला। जसपाल फिर वापस चला गया। इधर राधिका उसके आने का फिर से बेसब्री से इंतजार करने लगी। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। जसपाल दोबारा छुट्टी लेकर गांव आया। मोहनलाल और हरपाल ने उन दोनों की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों प्रणय सूत्र की डोरी में बंध गया। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थीं। जसपाल तो उसकी हर अदा का दीवाना था। वाह क्या बात है, जब दिल से दिल मिलते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। राधिका को 16 श्रृंगार में सजे देखकर अचानक से जसपाल ने चंद लाइनें गुनगुनाना शुरू कर दी। जसपाल और राधिका कोमल घास की नरमी में बैठे स्पर्श का सुखद अनुभव कर रहे थे। जसपाल ने राधिका के मुखड़े को देखा। आंखें बंद, दमकता हुआ चेहरा, होठों पर मुस्कान बिखरी हुई, जुल्फे मादक आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। अचानक से झिझकते हुए वह शायराना अंदाज में बोली, ऐसे क्या देख रहे हो जनाब। भावुकता से राधिका के माथे पर होठों का स्पर्श हुआ। राधिका सिमटकर मेरी बाहों में आ गई। धीरे धीरे पता नहीं कब 1 माह बीत गया। उधर हरपाल भी राधिका को देखकर बहुत खुश रहता था, मानो उसके सोने आंगन को मोहब्बत का परिंदा मिल गया। जब वह जसपाल और राधिका को साथ देखता, दोनों को मन ही मन ढेरों आशीर्वाद देता। धीरे धीरे जसपाल की छुट्टियां खत्म होने लगीं और उसका फौज पर जाने का समय आ गया। सही कहाँ है, अच्छा समय पता नहीं कब पंख लगाकर उड़ जाता है। भारी मन से राधिका ने जसपाल को विदा किया। अब इसको एक एक पल भारी लग रहा था और हर समय अब उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्य में जसपाल की ड्यूटी लगी थी। उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से बहुत से लोगों की जान बचाई थी। लेकिन एक दिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था
एक बच्चे को बचाते हुए जसपाल खुद को नहीं संभाल सका। पानी के तेज बहाव के साथ बह गया और 2 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से उसका मृत शरीर मिला। राधिका पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह बेचारी तो पहले ही किस्मत की मारी थी। पति का परिवार मिला, पति का प्यार मिला, तो वह भी चंद दिन का।